हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। अभी हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट का एक टॉपिक लेंगे, उसको अच्छे से चलिए समझते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम लोग अभी आज देखेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन को हिंदी में बोलते हैं हरा, इसको यहाँ बोलेंगे हरित। हाउस घर होता है, गृह, इफ़ेक्ट को बोलते हैं प्रभाव, ठीक है। हरित गृह प्रभाव होता क्या है, देखिए। जैसे कुछ कुछ प्रदेश ऐसा होता है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ पे आदमी को सर्वाइव करना तो चलिए किसी तरह कर ही लेता है, लेकिन प्लांट जो होता है, पेड़ पौधा होता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो मर जाता है, ठीक है। तो उसको सर्वाइव करने के लिए एक चीज़ क्या किया जाता है, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे हम खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, कोई प्लांट वगैरह सब है, ठीक है। तो प्लांट है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक कांच का, मतलब कांच का ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ ग्लास लगा देते हैं, ठीक है, चारों तरफ से इसको पैक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सन का कोई भी लाइट आता है, तो सन का जो लाइट आता है तो ये कांच क्या करता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, इस लाइट को आने तो देता है। तो दिन में क्या होता है, इसका टेम्परेचर गर्म होता है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लेकिन जब रात में क्या होता है, आप देखते होंगे रात में ठंडे प्रदेश में ज़्यादा ठंड लगती है। रात में क्या होता है ना, यही जो लाइट होता है, यही जो टेम्परेचर होता है, ये जो गर्मी होता है सूरज का, ये धरती से रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है। तो ये जो कांच का ग्लास होता है, जब यहाँ से जाना होता है इसको, तो इसको जाने नहीं देती है, ठीक है। तो इसको अंदर ही रख लेता है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिस वजह से ये लोग सर्वाइव कर लेता है, ये प्लांट वगैरह सब सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव। और दूसरी बात क्या है, ये हरा हरा दिखता है। ये हरा इसलिए दिखता है क्योंकि ये जितना भी प्लांट है, ये प्लांट के रिफ्लेक्शन से ये ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको, क्योंकि प्लांट वगैरह सब तो ग्रीन ग्रीन होता है। इसलिए अगर यहाँ पे हम भैंस वगैरह, कुत्ता, काला कुत्ता सबको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हाउस इफेक्ट हो जाएगा ना, तो ब्लैक हाउस इफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ, अब इसी चीज़ को क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले इसका जो अभी संकल्पना जो दिए थे 1824 ईस्वी में जोसेफ बोरियर ने हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 1824 ईस्वी में जोसेफ बोरियर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना सबसे पहले की थी, ठीक है। तो ये मिला जुला के ग्रीन हाउस इफेक्ट यही होता है। मतलब क्या, यहाँ पे एकदम गर्म कर देना है टेम्परेचर को, इसको क्या कर देना है, गर्म कर देना है। लेकिन अब क्या होता है, इसी चीज़ को अगर वाइडली कर लिया जाए, वाइडली मतलब ब्रॉड रूप में अगर कर लिया जाए, पूरे दुनिया को ले लिया जाए, पूरे धरती को ले लिया जाए, तो उस टाइम में क्या होगा, यहाँ पे ये कांच, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे पृथ्वी को ही, मतलब अगर गर्म रखना है, थोड़ा सा टेम्परेचर रखना है, कोल्ड से बचाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा पृथ्वी को ही कांच से हम ढक लें, पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नेचुरली होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, सन है, अच्छे से समझेंगे, ये सन है, तो यहाँ से बहुत रे निकलती है, ठीक है। एक होता है अल्ट्रा वायलेट, जिसको पराबैंगनी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरण, ठीक है। एक होता है इंफ्रारेड, जिसको अवरक्त किरण कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवरक्त किरण। और कुछ किरण होती है, ये दोनों किरण जो होती है इनविजिबल, दिखती नहीं है, दिखता नहीं है। लेकिन एक किरण होता है जो कि दृष्टिगोचर होता है, उसको दृष्टि मतलब दिखता है, उसको विजिबल बोलते हैं, दृष्टिगोचर रे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये अर्थ है आपका, ठीक है, ये अर्थ है, तो इसका अपना एक वायुमंडल है, इसका क्या है, वायुमंडल है। तो सन जो रहता है वो वायुमंडल में है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल में है। तो यहाँ पे आयन मंडल है, जहाँ पे रेडियो तरंग वगैरह सब होता है, वो सब जब हम मंडल वगैरह सब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे फिलहाल हम यहाँ समझते हैं। तो ये अर्थ का जो वायुमंडल है वो भी कई भागों में बटा हुआ है। तो नीचे वाले भाग को कहते हैं क्षोभ मंडल, इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, इसको नीचे वाले भाग को कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। जस्ट इससे ऊपर जो होता है ये होता है समताप मंडल, इसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल। यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे बादल वगैरह सब होता है ना, बारिश का गिरना, ये सब इसी मंडल में होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बादल का गरजना या बादल बिजली का चमकना, वर्षा होना, ये सब कौन से मंडल की घटनाएं हैं, तो क्षोभ मंडल की ये सब सारा घटनाएं कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है।
चूँकि क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं होती है, इसलिए जितना भी प्लेन वगैरह, एरोप्लेन वगैरह सब, जहाज वगैरह सब होता है, वो समताप मंडल में फ्लाई करता है। कहाँ पे? समताप मंडल में। रीज़न ये होता है कि यहाँ पे बारिश वगैरह से वो बच जाता है समताप मंडल में। तो आपको पूछेगा भी कि वायुयान उड़ने के लिए जो आदर्श जो जगह होता है वो कौन सा होता है? समताप मंडल होता है। वो क्या होता है? समताप मंडल। लेकिन समताप मंडल के जो सबसे नीचे वाली जो परत होती है, नीचे वाला जो लेयर होता है, वहाँ पे ओजोन गैस की प्रधानता है, इसलिए इसी वजह से वहाँ पे उसको बोला जाता है ओजोन लेयर। तो यहाँ ये है ओजोन लेयर, अर्थ से आपका जो है 20 to 50 किलोमीटर के बीच में है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो 20 से 50, 20 से 50 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन परत नज़र आएगा। ठीक है, वो ओजोन पर ये मान लेते हैं ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन लेयर है। तो ये क्या करता है, ये जो पराबैंगनी किरण जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये इससे क्या होता है ना, स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होता है, इवन बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पराबैंगनी किरण क्या होती है, ये जो ओजोन लेयर यहाँ पे आता है तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है पराबैंगनी किरण को। कौन? ओजोन लेयर। ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत है, इसको क्या करता है, वापस पराबैंगनी जो सबसे जहरीला, मतलब सूर्य का जो सबसे खतरनाक किरण, जो हमारे लिए खतरनाक है, हमारे अर्थ के लिए खतरनाक है, पृथ्वी के लिए खतरनाक है, उसको क्या करती है, ओजोन लेयर उसको वापस भेज देती है। ठीक है, धरती पे, मतलब धरती को एकदम बचा देती है एकदम खतरनाक किरण से। कौन? ओजोन परत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो अवरक्त किरण और दृष्टिगोचर किरण होता है वो यहाँ तक आती है, अंदर उसको प्रवेश करती है। ओजोन परत उसको रोक नहीं सकती है और उसको आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो ओजोन परत है, तो ओजोन परत की जो मतलब इसका जो यूनिट अगर बोलेंगे, ओजोन का यूनिट, उसकी जो किस रूप में उसको मतलब नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो डप्सन इकाई है। ठीक है, तो इसका इकाई जो है डप्सन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक डप्सन में कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर, ये मोटाई होता है। अगर एक डप्सन बोल दिया गया है कि एक डप्सन है, तो इसका मतलब इतना मिलीमीटर उसका मोटाई है। अब उससे पता चलता है कि कितना डप्सन होगा। तो ओजोन परत का जो मेजरमेंट किया जाता है डप्सन में किया जाता है। ठीक है, तो वो मोटाई होती है। अभी बताएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो ये तो हो गया पराबैंगनी। अवरक्त किरण और दृष्टिगोचर किरण धरती तक आती है। ठीक है, ये धरती तक आता है और यहाँ पे क्या होता है, कुछ धरती के अंदर चला जाता है, धरती कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ किरण को क्या करता है ना, मैक्सिमम किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है। क्या करता है? वापस कर देता है। तो यहाँ पे कुछ गैस है, कुछ गैसेस है जो कि इस किरण को क्या करता है, जो अवरक्त किरण और दृष्टिगोचर किरण होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अपने में समा लेता है, और क्या करता है, और फिर वापस पृथ्वी को दे देता है। क्या करता है? वापस पृथ्वी को दे देता है। इसको अच्छे से समझिए। देखिए, ये सन है, ये पृथ्वी है, इसका वायुमंडल है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरण तो ओजोन लेयर से वापस चला गया। ठीक है, ये ओजोन लेयर है, ये समताप मंडल है, इसके नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। ठीक है, तो पराबैंगनी किरण वापस चला गया। ठीक है, उसके बाद इस वायुमंडल में कौन प्रवेश करेगा? ये आ जाएगा, मतलब अवरक्त किरण और दृष्टिगोचर किरण सब यहाँ पे आएगी। तो कुछ को क्या करेगा, पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वापस भेजेगा। तो यहाँ पे इस वायुमंडल में कुछ गैसेस है जो कि इस किरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और बाकी अवशोषित करने के बाद सबको पृथ्वी तक भेज देता है, जिस वजह से गर्म होता है, गर्मी लगता है। क्या लगता है? गर्मी लगता है। अगर इस गैसों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, ये समझिएगा गौर से, इस गैसों की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ज़्यादा वापस करेगी, तो पृथ्वी पे गर्मी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे, और ये इसकी मात्रा कम रहेगी तो ठंडा होगा। तो इसका मात्रा बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें बताएंगे भी कौन कौन सा गैसेस होता है। ठीक है, तो इसी गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउसेस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। इसको ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो काम ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हम बताए कि जो कांच कर रहा था, वही काम अभी ये गैस कर रहा है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब देखिए, इस गैस में क्या खासियत होता है। सबसे पहले अगर देखेंगे ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, इस गैस में अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहले आप देख लीजिएगा जल वाष्प, जल का वाष्प, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
फिर मीथेन CH4, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मेनली ये होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, मेनली ये होता है, इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको जलवाष्प, ये जलवाष्प क्या होता है समझिए। जैसे बादल आप देखते होंगे, तो बादल क्या होता है, वाटर साइकिल जल चक्र पढ़े होंगे कि पृथ्वी पे क्या होता है, यहाँ समुद्र वगैरह नदी वगैरह सब है, सन के लाइट से पूरा पानी क्या होता है, गर्म होता है, और वही पानी भाप बन के जब उड़ता है ऊपर में तो क्या करता है, बादल का रूप बना लेता है, ठीक है। देखते होंगे आप लोग, नोटिस किए होंगे कि जब भी बादल होता है उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। कि रीजन क्या है, क्योंकि बादल अपना एक वायुमंडल बना लिया है। क्या बना लिया, वायुमंडल, पृथ्वी को एकदम जहाँ तक एरिया है उसको ढक लिया है ऊपर से, और उसके बाद नीचे से अगर जो भी रे वापस जाना चाहेगी कुछ को तो एब्जॉर्ब करेगा, अब बाकी किरण को क्या करेगा, धरती पे ही भेज देगा, जिस वजह से धरती पे गर्म होती है, ठीक है। लेकिन देखते होंगे उसी बीच देखते होंगे, अगर बारिश हो गया, वही फट के बारिश हो गया, तो बारिश होने के बाद आकाश क्लियर जब हो जाता है तो वही रे सब फिर वापस चला जाता है, जिस वजह से ब्लैंकेट, वो कंबल टाइप का जो हट जाता है, इसलिए वो ठंड लगने लगता है उतना। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब का खासियत क्या होता है कि दिन में कोई भी किरण को वापस आने देती है, रात में लेकिन वापस जाने नहीं देती है, समझिए। जैसे दिन में सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो गर्मी है, वो दिन में यहाँ तक आएगा, लेकिन जब रात में यही किरण जब वापस होके जाना चाहेगी तो इसको एब्जॉर्ब करके फिर धरती पे ही वापस जाने नहीं देती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, देखिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है हमारे लिए, अगर मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूजेस है। जैसे पृथ्वी है, जितना भी पेड़ पौधा प्लांट है, वो सब जो फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब कि पौधा जो अपना भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो सारा प्लांट, सारा पेड़ पौधा मर जाएगा, क्योंकि वो अपना भोजन बना ही नहीं पाएगा, और जब वो मर जाएगा तो हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिस वजह से हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रहना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। अब इसका क्या भूमिका है, देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्लांट वगैरह सब सर्वाइव नहीं होगा, पेड़ पौधा बनेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता करेंगे, कोई रूम है, उसमें अगर कोई सिंगल आदमी बैठा हुआ है तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसी रूम में 20, 50, 60 आदमी अगर बैठा हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होने लगेगा। रीज़न ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड श्वास जो ले रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर इसको देखा जाए इसका यूजेज में, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्या लाभदायक के रूप में अगर देखा जाए, यूजफुल के रूप में, तो क्या है, सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है आग बुझाने वाली गैस में, ठीक है। आग बुझाने वाली गैस में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद इसी आग बुझाने वाली गैस में क्या करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब आप देखते होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब क्या होता है ना कि कंठ में जलन होता है, कंठ में क्या होता है, जलन होता है। तो जिस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दे दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, उस ड्रिंक को हार्ड ड्रिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ड ड्रिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ड ड्रिंक। और उसी कोल्ड ड्रिंक में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक। आप लोग पार्टी वगैरह सब में जाते होंगे तो पूछता होगा कि क्या प्रीफर लेना पसंद करेंगे, अब करेंगे आप, कोल्ड ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक, ठीक है। तो हार्ड ड्रिंक मतलब क्या होता है, हार्ड ड्रिंक जैसे आप हो कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, ये सब हो गया। अब कोल्ड ड्रिंक में आपका मज़ा, फ्रूटी, लस्सी वगैरह सब पी ले सकते हैं। तो इसको कोल्ड ड्रिंक, जिसमें आपको कंठ में जलन नहीं होगा, उसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। दोनों साथ में मिला के पी लीजिएगा तो उसको कॉकटेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कॉकटेल कहते हैं। मूवी भी है, ठीक है। तो मूवी में आपको पता ही होगा, उसमें 2 हीरोइन है, तो 2 हीरोइन है, तो जिसमें ये पता चलता है कि आपका एक का ठंडा गर्म होगा माइंड होगा, एक का गर्म माइंड होगा। तो इसी से मतलब इसलिए मूवी का नाम हो गया कॉकटेल हो गया, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक इसको कहते हैं यहाँ पे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो ये सब प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। एक तो फिर दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या, इसी क्रिया, इसी प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधा जो होता है अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने के दरमियान ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। तो आपको क्वेश्चन इस बार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में
पौधा क्या देता है, ठीक है, क्या होता है, तो आपको वहाँ ऑक्सीजन है, क्योंकि छोड़ता है जो उत्पाद होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो पौधा जो छोड़ता है वो ऑक्सीजन होता है, क्या होता है। लेकिन अगर मनुष्य वगैरह सब क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और उत्पाद के रूप में जो छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। श्वास के द्वारा आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है। तो लेकिन ये मात्रा अगर ज़्यादा हो गया, अब सोचिए अगर मान लेते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधा आप काट रहे हैं, जंगल का सफाई हो रहा है, रीज़न क्या है। अब देखिए जनसंख्या जब बढ़ेगा, पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो पेड़ पौधे को काटा ही जाएगा, रहेगा आदमी कहाँ, क्योंकि आवास ज़मीन तो लिमिटेड है, बढ़ तो नहीं रहा है, पेड़ पौधा कटेगा ही। अब पेड़ पौधा अगर कटेगा तो सोचिए पेड़ पौधा अगर कट गया तो फिर ऑक्सीजन दे नहीं पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर बढ़ेगा, अब पेड़ पौधा कार्बन है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसलिए देखते होंगे जहाँ पे पेड़ पौधा रहता है वहाँ पे जो मौसम वेदर क्लाइमेट वगैरह सब होता है ना, ठीक ठाक होता है, ठंडा वगैरह सब प्रदेश होता है वो। और जहाँ पे पेड़ पौधा सब नहीं होता है वो गर्म होता है। रीज़न यही है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर तो इधर उधर करेगा ही ना, टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो उसका रहना जरूरी है। तो ये सब रीज़न है, अगर पूछेगा तो इसी चीज़ को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूरे ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हुआ, देखिए ग्लोबल वार्मिंग जब छोटे स्तर पे किया गया था, एक पार्टिकुलर प्लेस पे किया गया तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। और ऐसे अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, क्या होता है, वैश्विक, विश्व हो गया, ठीक है, वैश्विक मात्रा गलत हो जाता है, वैश्विक। और वार्मिंग मतलब होता है तपन, इसको आप भूमंडलीय तपन भी कह सकते हैं, भूमंडलीय तपन भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। अगर दुनिया का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर इससे बढ़ गया आपका टेम्परेचर तो समझिए ग्लोबल वार्मिंग है। तो ठीक है, तो अभी का जो दौर चल रहा है, अभी का जो सिनारियो है उसमें ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इतना टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इतना गर्मी जो लग रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका ये कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, प्लांट वगैरह सब कट रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा ही देगा। तो ये सब जो गैस होता है टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैस होती है, क्या होती है, इसका रहना जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये दिक्कत करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये चीज़ है, ठीक है। ये इसका क्या यूजेस है, दिन में किरण को आने देगा, रात में वापस जाने नहीं देगा। तो रात में अगर सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो थोड़ा सोचिए, ये सब अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगा तो क्या होगा, सन से जो लाइट आएगा और उसके बाद जब वापस जाएगा तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि गैस है ही नहीं, ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, तो वापस चला जाएगा, पूरा प्रदेश क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जितना भी प्लांट वगैरह सब है सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर पूछेगा कि ग्लोबल जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने दिया था, तो आप बोलेंगे जोसेफ बोरियर ने 1824 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग को किसने दिया था, तब स्मिथ ब्रोकर बोलिएगा, स्मिथ ब्रोकर, इनका हाल में ही निधन हो गया है, स्मिथ ब्रोकर, ठीक है। अगर मीथेन गैस के बारे में पूछा जाए तो मीथेन गैस सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, जो धान चावल वगैरह सबका खेती होता है ना, धान के खेतों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। धान के खेतों में मीथेन गैस पाया जाता है। जितना भी मवेशी होता है, अगर मवेशी तो जुगाली करती ही है, तो जुगाली के दरमियान उसके मुंह से CH4 मीथेन गैस ही निकलता है। दूसरी बात, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये मार्सी प्लेस पे, दलदल कीचड़ वाली जगह को मार्सी प्लेस कहते हैं, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। जहाँ पे पानी रुका है बहुत दिन से, कीचड़ वगैरह हो गया है, वो क्या हो गया, वहाँ पे मार्स गैस निकलेगा, आपका मीथेन गैस निकलेगा, ठीक है। तो मीथेन गैस इसको कहते हैं। तो मीथेन ये नेचुरली रूप से होता है बायोगैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपको पूछ दे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कि कितना गैस है, तो सबसे पहले आप क्लोरीन बोलिएगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है, और फिर कार्बन, 3 गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मिश्रण है, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी का नाम बदल के आजकल यूज किया जा रहा है
फ्रियॉन। तो पूछा है रेफ्रिजरेटर फ्रिज में कौन सा गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं, फ्रियॉन कह सकते हैं। जितना भी परफ्यूम वगैरह सब होता है, जितना भी पटाखा वगैरह सब छोड़ते हैं हम लोग दिवाली वगैरह सब में, तो उसमें क्या होता है, सारा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही निकलता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, अभी हम जस्ट कुछ समय पहले बताए कि सन से जो खतरनाक किरण आती है, पराबैंगनी किरण, वो क्या करती है, ओजोन लेयर उसको बचाती है। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, इसमें होल कर दे रहा है। क्या कर रहा है, होल कर रहा है, जिस वजह से वो खतरनाक किरण धरती तक आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब बाकी कोई लेयर में इतना क्षमता नहीं है कि पराबैंगनी किरण को रोक सके। उस एक ही लेयर में क्षमता है पूरे वायुमंडल में, समताप मंडल में एक जगह है ओजोन लेयर, ठीक है। लेकिन ये लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। उसका वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग बेतहाशा क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, बेवजह यूज कर रहे हैं, फोम वगैरह सब, बियर्ड वगैरह सब, शेविंग क्रीम, इस सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, अगर प्लांट नहीं लगेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, तो इसके दिशा में बहुत ज़्यादा भी प्रोटोकॉल चल रहा है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा है अभी कनाडा वगैरह सब में, फिर पर्यावरण का प्रोटोकॉल, बहुत ऐसा प्रोटोकॉल, वो सब बाद में बताएंगे, ठीक है। ऐसा चल रहा है इसको बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का अगर प्रयोग किया जाए तो ये सब हो गया आपका जलवाष्प समझ में आ गया, CO2 समझ में आ गया, CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अगर देखा जाए N2O, ठीक है, तो N2O ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब N टाइप का है, तो N और O कितना है, 2 है, तो N2O। इसको बोलते हैं हंसाने वाली गैस। क्या बोलते हैं, देखिए ये हंस रहा है, ये क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो हंसाने वाली गैस इसको कहते हैं, हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। हंसाने वाली गैस आजकल देखते होंगे कॉमेडी वगैरह सब में, हंसाने वाली गैस। तो हंसने से भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अगर उसको सीधी भाषा में तो ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी प्लांट है, अगर ठंडा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसको चारों तरफ से पन्नी से उसको ढक दीजिए, कोई पॉलीथीन वगैरह से ढक दीजिए, ट्रांसपेरेंट से। तो दिन में तो गर्म रहेगा ही, सन के लाइट को आने दे देगा, लेकिन रात में जो वापस जाएगा उसको जाने नहीं देगा। ऐसे इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले किया था बोरियर ने, ठीक है, 1824 ईस्वी में। उसी को अगर वाइडली देखा जाए पूरी दुनिया में तो ग्लोबल वार्मिंग उसी को कहा जाता है, उसी का बड़ा रूप कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी हम बताए कि कांच वगैरह सबका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे कांच नहीं रहेगा, ग्रीन हाउस गैस रहेगा, जिसमें जलवाष्प रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, CH4 रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहेगा, N2O रहेगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड मारिएगा, ठीक है। लेकिन उसी में पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सबसे उत्तरदायी है, तो ये सब ऑप्शन में रहेगा, लास्ट में रहेगा इनमें से सभी, बस वो मार दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं रहे, सबसे ज़्यादा पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब सारा नज़र आ जाए और ऑप्शन में आपको नज़र आ जाए कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव है, तब उसमें मारेंगे, ठीक है। तो ये सब का यूजेस है। जलवाष्प का बताए कि बादल वगैरह सब रोक के रखता है, इसको पार नहीं होने देता है, जिस वजह से यहाँ टेम्परेचर बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है, CH4 का क्या यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या यूज है, और इसका ये कितना हानिकारक यहाँ पे दे रहा है, और नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो आज हम लोग समझे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको अगर पर्यावरण में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा, देश के सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, किसानों का सम्मान कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।